प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, कह रखा है कि डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब है जो चेंज नहीं होता वैसे का वैसे ही रहेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कब? अगर रोज को चेंज कर दें कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर दें रोज में। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाल लें या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, जैसे इसका चाहे वैल्यू निकालो या इसका ट्रांसपोज करके, मतलब कि रोज को कॉलम्स में चेंज करके निकाल लो डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, अनअल्टर्ड रहेगी, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो या ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाल लो तो कोई चेंज नहीं आता, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ऐसे करके डिटर्मिनेंट या ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाल लो, कोई चेंज नहीं आता। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के, ठीक है, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे के सारे जीरो हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जीरो। जैसे कि ये है, मैंने इसमें देखो सेकंड रो में सारे जीरो है ना, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? जीरो। किसी भी रो में अगर सारे जीरो हो जाए या किसी भी कॉलम में अगर सारे जीरो हो तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों? जीरो। अब हम करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या रखा है, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए दूसरे रो से, कहने का क्या मतलब है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाता है बच्चों? जीरो। जैसे कि ये देखो, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और थर्ड रो बिल्कुल एक जैसे, ये भी 2 3 4 है, ये भी 2 3 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो। या कोई दो कॉलम भी एक जैसे हो जाए तो भी जीरो आएगा। अब एक बात मैंने यहां पे लिखी है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे अब ये वाले में देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो है 2 3 4, सेकंड रो है 4 6 8, ये दोनों आपस में बच्चे प्रोपोर्शनल है, ये मल्टीपल है ना। देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो बन जाएगी सेम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर क्या होगा बच्चों? जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है देखते हैं। स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या रखा है कि अगर किसी दो रोज या कोई दो कॉलम्स को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या चेंज आता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, अभी पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं होता बच्चों, तो पॉजिटिव होता है ना। तो अब ये देखो, इसको क्या करा मैंने, पहली रो और सेकंड रो आपस में क्या करी, इंटरचेंज कर दी, तो सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगी और फर्स्ट रो सेकंड रो बन जाएगी, ये बच्चों। और इसके आगे मैंने जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है? साइन, तो आगे मैंने ये नेगेटिव लगा दिया बच्चों। ठीक है, ये थी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी में जाने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और बच्चों को ये इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में क्या होता है देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। जैसे ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, कह रखा है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराता हूं, जैसे मान के चलते हैं इसके अंदर मैंने पहली रो को के से मल्टीप्लाई करा दिया, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? के टाइम्स दी जो हमारे पास जो गिवन थी ना डिटर्मिनेंट, उसके इक्वल होगा के टाइम्स दी गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, तो यही लिखा हुआ है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट के
द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चे, एक ये भी होता है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराए के, तब हम उस बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालें। पहले मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर डिटर्मिनेंट निकालें, वो किसके इक्वल होगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, ये n क्या चीज है, जितनी उसके अंदर रोज होंगी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो n की वैल्यू यहां रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों हमारे पास सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में दो का सम है, दो एलिमेंट्स का सम है, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। सेकेंड कॉलम में ये है और थर्ड कॉलम में ये। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पहले ये वाला कॉलम a1, a2, a3, फिर सेकेंड और ये थर्ड, ये लिख दिया, प्लस फिर ये वाला b1, b2, b3, ये वाला और ये वाला, ये लिख दिया। तो इन दोनों का जो सम का आंसर होगा वो इसी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, इन दोनों का सम करेंगे या इस पूरे का, तो हम इसके ये सम प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं अगर डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो हो जाएं या डायगोनल के ऊपर वाले अगर सारे जीरो हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो डायगोनल के मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल का मल्टीपल क्या होगा, इसमें a1 b2 इंटू c3, ये इसी तरह से a1 b2 इंटू c3, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये तभी होगा अगर डायगोनल के ये नीचे वाले या डायगोनल के ये ऊपर वाले अगर सारे जीरो हो तो। अब हम बात करते हैं बच्चे एट्थ प्रॉपर्टी में क्या क्या रखा है, कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, 1। ठीक है, अब नाइन्थ, डिटर्मिनेंट को किसी भी मेथड, किसी भी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे अभी तक मैं फर्स्ट रो से इवेल्युएट करते आ रहे हैं ना, आप सेकंड रो से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, थर्ड रो से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कॉलम वाइज भी सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम ले लो, फिर चाहे सेकंड कॉलम से चाहे थर्ड कॉलम से। अगर जैसे फर्स्ट कॉलम लेंगे तो पहले क्या आएगा, a1, ये हट जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हट जाएगा, जो बचेगा वो। ठीक है, फिर आपने ये वाला एलिमेंट लेंगे माइनस का b1, फिर ये और ये हट जाएंगे तो ये रह जाएंगे, फिर ये c1, ये दोनों हट जाएंगे तो ये चारों रह जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना भी। ठीक है, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा की जाए।